Audio Jungle. नमस्कार, मिड डे प्राइम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चक्रवात यास को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें सतर्क। अगले 24 घंटों के दौरान अति गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना। गृह मंत्री अमित शाह ने की समीक्षा बैठक। एनडीआरएफ ने कुल 95 टीमों को राहत अभियान में लगाया। वायुसेना भी किसी भी मदद के लिए बिल्कुल है तैयार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड पर मंत्री समूह की बैठक की अध्यक्षता की। कहा, अब तक लगाए गए 19 करोड़ 6 लाख टीके। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को 21 करोड़ से अधिक वैक्सीन खुराक उपलब्ध कराई गई। ब्लैक फंगस के बारे में किया सावधान। केंद्र द्वारा हर संभव मदद का दिया भरोसा। बच्चों के लिए कोवैक्सीन का जून महीने से शुरू हो सकता है ट्रायल। देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट जारी। 2,22,000 नए मामले हुए दर्ज। पिछले 24 घंटों में 3,02,544 मरीज हुए स्वस्थ। केंद्र ने 23 से 30 मई के लिए आवंटित की रेमडेसिविर की 22,17,000 शीशियां। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 5 दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंचे। एस जयशंकर अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ करेंगे चर्चा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से भी कर सकते हैं मुलाकात। और दुबई में आज से शुरू हो रही एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के 7 पदक पक्के। वहीं पुरुष वर्ग में स्टार मुक्केबाजों से सजी भारतीय दल की नजर पिछले रिकॉर्ड को बेहतर करने पर होगी। शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। और इसमें सबसे पहले बात करेंगे साइक्लोन। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने के साथ ही तूफान यास, इसका आज चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका जताई जा रही है। और अगले 24 घंटों के दौरान बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में इसके बदलने की संभावना है। चक्रवाती तूफान यास बंगाल ओडिशा तट की ओर लगातार बढ़ रहा है। ये बुधवार शाम तक दीघा और पारादीप पहुंच सकता है। इस तूफान की रफ्तार 120 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए सशस्त्र बलों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय वायुसेना के 15 मालवाहक विमानों ने जामनगर, वाराणसी, पटना और एर्नाकुलम से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 950 कर्मियों और 70 टन सामग्री को कोलकाता, भुवनेश्वर और पोर्ट ब्लेयर पहुंचाया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 16 विमान और 26 हेलीकॉप्टर तत्काल तैनाती के लिए तैयार रखे गए हैं। भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत की 10 खेपें भुवनेश्वर और कोलकाता भेजी हैं। 5 खेप पोर्ट ब्लेयर पर तैयार रखी गई हैं। पूर्वी कमान और अंडमान निकोबार कमान के 8 पोत राहत पहुंचाने के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। 4 गोताखोर और 10 बाढ़ राहत टुकड़ियां कोलकाता, भुवनेश्वर और चिल्का में तैनात की गई हैं। ये टुकड़ियां बहुत कम वक्त के बुलावे पर नागरिक प्रशासन को उपलब्ध होंगी। मंत्रालय ने कहा है कि 7 बाढ़ राहत दल और 2 गोताखोर दल अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलग अलग स्थानों पर तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त नौसेना के विमान और हेलीकॉप्टर राहत और बचाव अभियान चलाने के लिए विशाखापट्टनम और पोर्ट ब्लेयर में बिल्कुल तैयार रखा गया है। और इस सब के बीच चक्रवाती तूफान यास के मद्देनजर आईएमडी भुवनेश्वर के वरिष्ठ वैज्ञानिक उमाशंकर दास ने कहा है कि 25 मई तक चक्रवाती तूफान यास बहुत तीव्र चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इसके पारादीप और सागर द्वीप के बीच तट को छूने की संभावना है। खासकर पारादीप और धामरा के लिए चेतावनी जारी की गई है। जगत सिंहपुर, केंद्रापाड़ा, भद्रक और बालेश्वर में हवा की गति
150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहेगी। That is yesterday, that is intensified. Now it has been intensified into cyclonic storm named Yas, and we are expecting it will be going to be very severe cyclonic storm by 25th, and possibly it will going to cross the coast between Paradip and Sagar Island, and actually we have upgraded the port warning also, particularly for Paradip and Dhamra. और इस तूफान साइक्लोन यास पर ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी तापस भट्टाचार्य लगातार इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ वो बने हुए हैं। तापस, सबसे पहले तो यही आपसे सवाल कि अभी हमने देखा हमारा जो पश्चिमी तट है वहाँ पे ताउते तूफान ने जिस तरह से कहर बरपाया, और अब हमारा पूर्वी खासकर बंगाल और उड़ीसा की बात की जाए, और ये कहा जा रहा IMD की तरफ से कल 25 तारीख को ये तट को छुएगा और इसकी स्पीड जो होगी हवा की वो 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। किस तरह से ये तमाम राज्य जो हैं वो इस आपदा से निपटने के लिए तैयार हैं? देखिए, लैंडफॉल होने की जो संभावनाएं हैं, लैंडफॉल का जो टाइम दिया जा रहा है, अब जो अभी थोड़ी देर पहले जो IMD का बुलेटिन आया तो उसमें 26 तारीख को दोपहर के बाद लैंडफॉल का एक समय दिया जा रहा है। तो 25 तारीख से ये सीवियर कैटेगरी में जरूर चला जाएगा, तो वो एक कल है। जो दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ठीक अभी इस वक्त एक थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग अलर्ट जारी किया गया है बालासोर डिस्ट्रिक्ट में। रेमुना और बहागना ब्लॉक्स है, वहां पे इस वक्त थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग अलर्ट इस वक्त जारी किया गया है। तो उड़ीसा आप खुद पारादीप के पास आप रह चुके हैं, आपको पता है कि किस तरीके से वहां पे एहतियात बरती जाती है, क्योंकि वहां पे बहुत ऐसे तूफान आते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां का लोकल, वो उस पर नहीं काम कर रहा, वो ऑलरेडी वहां पे काम कर रहे हैं। ऑलरेडी जो वहां पे पोर्ट की तरफ जो वार्निंग साइन होती है वो ऑलरेडी दी गई है, और येलो अलर्ट इस वक्त जारी किया गया है, और कल तक ये ऑरेंज अलर्ट पे तब्दील कर दिया जाएगा। जहां तक रही बात इस तूफान की, तो ये तूफान की जो गति है, जो आप बता रहे हैं कि इस वक्त 24 तारीख तक ये तूफान की गति जो है ये 110 से 120 प्रति घंटे की रफ्तार से ये पहुंच जाएगी, और 25 तारीख यानी कि कल तक इसकी जो तीव्रता है ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीब 145 से 170 के बीच, सॉरी 155 तक, 130 से 155 तक इसकी गति पकड़ेगी। और जब ये लैंडफॉल करेगा करीब 26 तारीख के दोपहर के बाद, तब इसकी गति जो होगी वो करीब 185 तक इसकी गति जो है पकड़ जाएगी। और इसी वजह से जो तीव्रता है इसकी वेरी सीवियर कैटेगरी है। इससे पहले भी हमने देखा था कि फोनी और अम्फन का जो कहर है वो किस तरीके से उड़ीसा से लेकर बंगाल तक आया था। और ये वाला जो साइक्लोन है यास, इसकी जो क्षमता है ये करीब बालासोर डिस्ट्रिक्ट, अगर हम बात करें पारादीप से बालासोर से लेके वेस्ट बंगाल के कोस्ट में जो कोस्टल एरिया है वहां पे दीघा तक अगर बात करें, तो इसका ये जो पूरा जो जगह है उस पर इम्पैक्ट करने की बात चल रही है। तो लैंडफॉल का एरिया बड़ा सा जरूर है, लेकिन इसके साथ ही कलकत्ता और बाकी जगहों पे भी इसका खासतौर से इसका प्रभाव देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि जो आई का जो बाहर का हिस्सा होता है, जो पेरीफेरी जो इसे कहते हैं, वो पेरीफेरी कलकत्ता और उसके आसपास के जगह से होकर निकलेगा। तो वहां पे काफी नुकसान होने की उम्मीद, मतलब आशा जताई जा रही है। और इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल में और उड़ीसा में खासतौर से कोई कोताही नहीं बरत रहा। आदत है बे ऑफ बंगाल में कुछ ज्यादा, ये जो समय हम बात करें मानसून से पहले, मानसून के समय, ये ऐसा समय है जहाँ पे हमेशा बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन या चक्रवाती तूफान का जो प्रकोप है देखने को मिलता है। तो अलर्ट जरूर है। जो दिक्कत ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन को जहाँ पे आती है वो है इस वक्त खासतौर से जहाँ पे कोविड की महामारी जैसे चल रही है। तो किस तरीके से प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए लोगों को सुरक्षित जगह पे लेके जाए, वो एक चुनौती जरूर इनके सामने है। और तापस, चूंकि आपने बताया भी, मेरे जो अपने रिलेटिव हैं जो कि पारादीप में इस वक्त वो रह रहे हैं, उनसे भी मेरी कुछ देर पहले ही बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि तूफान आने से पहले की जो शांति होती है, मौसम बिल्कुल, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, पत्ते भी नहीं हिल रहे हैं। एक तरह से वो घबराए हुए हैं कि किस तरह से जो स्पीड की जब बात आती है मीडिया में,
आईएमडी के हवाले से 150-160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं आएंगी। हालांकि आप जानते हैं, जैसा कि आपने कहा भी, कि जो हमारा पूर्वी तट है वो लगातार हर साल इस तरह की तूफानों से रूबरू होते रहते हैं। वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उससे निपटने के लिए लगातार तैयार भी है। लेकिन अगर मैं आपसे केंद्रीय राहत एजेंसियों की बात करूँ, किस तरह से वो लोग तैयार हैं इस पूरी आपदा से निपटने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आपके रिलेटिव्स के लिए बता दूं कि इस वक्त जो चक्रवाती तूफान है वो 620 किलोमीटर पारादीप से साउथ ईस्ट दूर है। तो इस वजह से इसके बाद जैसे आज शाम से और कल से एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग की जो थंडरस्टॉर्म और बारिश का जो सिचुएशन है वो वहाँ पे शुरू हो जाएगा। आपने सही कहा, ये वहाँ पे लोगों को एक तरह से आदत है पूरे कोस्टल, अगर हम उड़ीसा की बात करें, बंगाल की बात करें, और ये जो हम बात करेंगे दोनों स्टेट्स के बॉर्डर पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उन दोनों को जो स्टेट्स है इनको आदत ऐसी है ऐसे साइक्लोन को हैंडल करने की, क्योंकि इसका सिवियरिटी ज्यादा है। तो इस वजह से ज्यादा लोग इसको लेकर जरूर चिंतित है, खासतौर से जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, क्योंकि जब आप एक हवा का जो प्रचंड वेग है वो 145 180 के ऊपर चलता है, और तो जरूर इसमें बहुत सारी दुर्घटनाएं घटने की आशंका बढ़ जाती है। तो एक तो पहली चीज तो ये है। तो दूसरी चीज है कि कल तक आईएमडी भुवनेश्वर ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर करने का ऑलरेडी उनका आ चुका है कि कल से ये ऑरेंज अलर्ट पे चले जाएंगे और उसके बाद ये रेड अलर्ट पे चले जाएंगे, कि क्योंकि जो पूरा इलाका जैसे हम बात करें वहां पे अगर ये अलर्ट नहीं जारी करेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान होने की उम्मीद है। लोगों को बताने की बहुत जरूरत है कि आपको लोग घर पे रहें, बाहर ना निकले अगर बहुत इंपॉर्टेंट काम ना हो। तो पहली चीज तो ये है। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन लगातार सेंट्रल मॉनिटरिंग कर रहा है। कल भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस पे बहुत चर्चा की थी। जो दोनों स्टेट से आज थोड़ी देर पहले तक होम मिनिस्टर अमित शाह इन पे चर्चा करें, तो कहीं ना कहीं सेंटर पूरी तरह से स्टेट्स को हेल्प करने में लगा हुआ है। एनडीआरएफ की टीमें भी लगी है। अगर हम बात करें, अभी तक एनडीआरएफ की 99 टीम्स को मतलब लगाया गया है 5 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। खासतौर से इसका जो मेजर इम्पैक्ट है वो कोशिश कर रहे हैं कि इसका मेन जो है वो बंगाल और उड़ीसा में रखें। इनफैक्ट 52 और 35 जो टीमों को तैनात किया गया है इन दोनों स्टेट्स में, और बाकी स्टेट्स को तेलंगाना और दूसरे अंडमान की तरफ है उनको वहां पे रखा गया। तो मेन एम्फेसिस एनडीआरएफ का इन दोनों उड़ीसा एंड बंगाल पे है। एनडीआरएफ की कोशिश ये है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल जो रिलीफ रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन, जैसे उड़ीसा में ओडीआरएफ है, तो उनके साथ, और बंगाल में जो है उनके साथ मिलके एक तालमेल के साथ ये सारी चीजें की जाए। जो खासा तवज्जो दिया जा रहा है वो जो कोविड केयर हॉस्पिटल्स हैं और जो इमरजेंसी सेवाएं उन पे दिया जा रहा है, जहाँ पे अगर बाई चांस किसी कारणवश इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई स्नैप होता है तो वहाँ पे जनरेटर की व्यवस्था की जा रही है। ऑक्सीजन सप्लाई की जो सप्लाई है वो भी उसको दुरुस्त किया जा रहा है, जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो। तो सारी एहतियात बरती जा रही है जिससे कि कोई जान माल का नुकसान ना हो और कम से कम जो नुकसान है वो हो पाए, क्योंकि तीव्र वेग है। जरूर पेड़ पौधे उखड़ेंगे, कुछ कच्चे मकानों को भी नुकसान मिलेगा, लेकिन जान माल का जिससे कम से कम नुकसान हो उसकी पूरी कोशिश की जा रही है। एक आखिरी सवाल तपस, वो ये कि हमने देखा ताउते तूफान अभी रिसेंटली ही गुजरा है हमारे पश्चिमी तट को छूकर। हमने देखा कि उस तूफान से नुकसान तो जो होना था वो तो हुआ ही, लेकिन उसकी वजह से जो बार्ज P305 जो जहाज था वो डूब गया, उसमें कई लोग मर गए और कहा गया कि उन्होंने उस दिशा निर्देश का पालन नहीं किया। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या नेवी की तरफ से, तमाम अथॉरिटी की तरफ से, जो इस वक्त बंगाल की खाड़ी के आसपास या उधर कोई अगर शिप है, कोई जहाज है, उनको कोई चेतावनी, कोई निर्देश जारी किए गए हैं क्या कि वो सुरक्षित लौट आए? बहुत बहुत जरूरी बात आपने कही है कि इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें, इंडियन नेवी की बात करें, वो 2 से 3 दिन पहले से ही इनफैक्ट वार्निंग इशू किए जा रहे हैं कंटिन्यूसली। इनफैक्ट फिशिंग एक्टिविटी बंद कर दी गई है, कंप्लीटली बता दिया गया फिशरमैन को कि कोई भी समुद्र में ना जाए। 23 तारीख से ही इनफैक्ट ये मना कर दिया गया है। हर पोर्ट की आपको पता होगा, ऐसे पारदीप पोर्ट है और बाकी जो पोर्ट्स है बंगाल में और उड़ीसा में, वहां पे अलर्ट जारी कर दिया गया, अलार्म जारी कर दिया गया है, जिससे कि उधर के आसपास की
दिन जो लोग काम करते हैं वो इससे मतलब उसका अलर्ट का लेवल बढ़ा दिया गया, जिससे कि उनको पता चले कि ये इससे बच के रहना जरूरी है, बहुत ज्यादा एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। तो ये जो चीजें हैं वो किया जा रहा है, और आईएमडी की तरफ से कहें, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है वहां से भी हिदायत हर घंटे में बुलेटिन इशू किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि क्या डूज एंड डोंट्स है। जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जो आपको पता है कि जो कोस्टल एरिया में जो मछुआरों का जो घर होता है, जो कॉलोनीज होती है, वो कच्चे मकानों की ज्यादातर होती है। तो वहां से लोगों को सुरक्षित लेके शेल्टर होम में लेके जाया जा रहा है, जहाँ पे उनको खाना और पीना और बाकी सहूलियतें मुहैया कराई जा रही है, जिससे कि जब ये कच्चे मकानों का गिरने का सबसे ज्यादा खतरा होता है ऐसे तूफानों में, जहाँ पे जो गति वेग जो हवा की जो गति है वो करीब करीब 180 के ऊपर होती है। तो इसी वजह से इनको सेफ जगह पे लेके जाए जा रहे हैं, और कोशिश यही है कि कम से कम जान माल का नुकसान हो। और हमने देखा है, ऐसा नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है, फोनी तूफान था, अम्फन तूफान था, किस तरीके से सेंटर ने मदद की, स्टेट जो गवर्नमेंट है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने, उन्होंने किस तरीके से सेंटर के साथ मिलकर काम किया, और बहुत मतलब बहुत अच्छे से ऐसे साइक्लोन का मुकाबला किया। देखिए, साइक्लोन आएगा, ये नेचुरल फिनोमेना है, इसका कोई हम कुछ नहीं कर सकते। जो इम्पोर्टेंट चीज है कि कैसे लोगों की जानें बचाई जा सके और कम से कम जो नुकसान हो वो हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तापस, आप लगातार इस पे नज़र बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज चक्रवात तूफान यास से निपटने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में चक्रवात यास की तैयारियों को लेकर भी समीक्षा की गई। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधाकर दास इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। सुधाकर, हम जान रहे हैं कि कल ये बहुत ही गंभीर स्थिति हो जाएगी, जो सीवियर साइक्लोन में तब्दील हो जाएगा, और कहा जा रहा है कि 26 तारीख को ये वहाँ टच कर सकता है, लैंडफॉल हो सकता है। क्या कुछ तैयारियां गृह मंत्रालय की तरफ से, और जब इस समीक्षा बैठक की गई, क्या कुछ बातें निकल कर सामने आई? देखिए, निश्चित तौर पर केंद्र की अगर बात करें तो लगातार एक तरह से न सिर्फ पूरी स्थिति की मॉनिटरिंग की जा रही है 24/7, बल्कि शीर्ष स्तर से लगातार जो तमाम राहत के उपाय या तैयारियां की जा रही है उसकी भी समीक्षा की जा रही है। आपको याद होगा, असीम परसों कैबिनेट सचिव ने एनसीएमसी की बैठक बुलाई थी। कल खुद पीएम मोदी ने पूरी स्थिति की समीक्षा की थी, और लोगों को सुरक्षित लाने के लिए, तो साथ ही साथ खासतौर से जो जहाज है या फिर लोग जो समुद्र में है वो सुरक्षित लौटे, उसके लिए निर्देश दिए थे। आज गृह मंत्री ने खुद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी, और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उनके एलजी के साथ उन्होंने बैठक की है। पूरी स्थिति की समीक्षा की है, न सिर्फ राज्यों से जानकारी ली कि उनकी क्या तैयारी है, बल्कि केंद्र की तरफ से जो भी हर संभव मदद हो सकता है उसके लिए उन्होंने भरोसा दिलाया, चाहे एनडीआरएफ हो, सशस्त्र सेनाएं हो, नेवी हो, तट रक्षक बल हो, और उनकी तरफ से और भी जो तमाम तैयारियां, और इसके साथ साथ ही जो चाहे मिनिस्ट्री ऑफ पावर हो, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम, तमाम मंत्रालयों को भी निर्देश दिए गए। लेकिन निश्चित तौर पर आज की अगर बैठक की बात की जाए, जो कुछ अहम निर्देश, फैसले अगर कह सकते हैं गृह मंत्री ने जिस बात को दोहराया, एक तो क्योंकि कोविड का समय है, तो ऐसे अस्पताल जहां आईसीयू है या वेंटिलेटर वाले बेड हैं, तो वहां पर अनइंटरप्टेड बिजली की सप्लाई हो, रुकावट ना हो तूफान की स्थिति में, उसकी समुचित व्यवस्था की जाए। इस बात के निर्देश गृह मंत्री की तरफ से दिए गए हैं। दूसरा निर्देश ये भी है कि उड़ीसा में कई 1-2 दर्जन जो प्लांट है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, कई उद्योग भी हैं, तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित किया है, इस बाबत निर्देश दिए गए। और सुरक्षा के साथ साथ ये भी देखा जाए कि ऑक्सीजन सप्लाई की जो व्यवस्था है वो प्रभावित ना हो, तो इस बाबत निर्देश दिए गए। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्देश। तीसरा अगर निर्देश आप कह सकते हैं तो वैक्सीनेशन जो स्टोरेज की जहां जहां भी व्यवस्था की गई है, तो उसकी सुरक्षा के लिए ध्यान दिया जाए। एक और अहम निर्देश ये और एक तरह से आग्रह भी राज्यों से किया गया है कि जो रिस्टोरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो जल्द से जल्द बहाल किया जाए, और इसमें क्योंकि कई कोविड पेशेंट्स घर पे भी अपना एक तरह से घर पे भी है, होम आइसोलेशन में है,
तो उनको जरूरत पड़ सकती है। तो उस लिहाज से केंद्र भी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी इसमें राज्यों की मदद करेगा, ये कहा गया है। इसके अलावा निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि तूफान का सामना करने में उसकी तैयारियों को लेकर उड़ीसा, एक तरह से उड़ीसा ने एक मिसाल भी कायम की। अगर गुजरात पश्चिमी तट पर, तो पूर्वी तट पर उड़ीसा की जो व्यवस्था है, चाहे ओडीआरएफ हो या शेल्टर होम्स की बात हो, तो वहां दूसरे राज्यों से भी कहा गया कि उस तरह की व्यवस्थाएं अपने राज्यों में अगर विकसित करेंगे आने वाले समय में, तो वो बेहतर हो सकेगा। इसके अलावा आईएमडी की सूचनाएं समय तक लोगों तक पहुंचे, उसका डिसेमिनेशन समय से हो, इसके लिए चाहे सोशल मीडिया का उपयोग किया जाए या टीवी मीडिया का, तो उन तमाम चीजों के लिए राज्य को कहा गया। लेकिन निश्चित तौर पर इस बैठक का एक मकसद सीधा था कि राज्य की अगर कोई आवश्यकता है सीधे तौर पर, तो उन आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाएगा। सभी केंद्रीय एजेंसियां, चाहे अर्धसैनिक बल हो, एनडीआरएफ हो, सशस्त्र सेनाएं हो, या फिर जो तमाम मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम, उन तमाम को निर्देश दिया गया है कि राज्य की जो भी आवश्यकता हो, जरूरत हो, और उसके हिसाब से उनकी मदद की जाए, तूफान से पहले भी और तूफान के बाद तुरंत रिस्टोरेशन के लिए। बिल्कुल सुधाकर, एक आखिरी सवाल वो ये कि हम जानते हैं कि जब नेचुरल कैलेमिटीज, इस तरह की क्राइसिस आती हैं, तो चाहे वो राज्य सरकारें हों, केंद्र सरकार हो, एनडीआरएफ हो, तमाम लोग एकजुट हो जाते हैं और उस आपदा से निपटने के लिए पूरी तैयारियों के साथ लग जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, खासकर हम जान रहे हैं कि वायुसेना भी लगातार मदद पहुंचा रही है, बिल्कुल अलर्ट मोड में है, नौसेना भी अपनी वो दायित्व का निर्वहन कर रही है। किस तरह से, अगर सेनाओं की बात की जाए, वो किस तरह से एनडीआरएफ के साथ मिलकर इस पूरे राहत को लेकर अंजाम देने का काम कर रही है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर देखिए, सबसे पहले अगर एनडीआरएफ की बात की जाए, तो 99 टीमों की तैयारी है इस तूफान से निपटने के लिए। इसमें से अकेले 85 टीमें अगर बात की जाए, तो उड़ीसा और बंगाल के लिए बंगाल में 25 टीमों का प्री डिप्लॉयमेंट हो चुका है अलग अलग स्थानों पर। 10 टीमें स्टैंड बाई पर है, जबकि उड़ीसा में 22 टीमों का प्री डिप्लॉयमेंट हो गया है और 30 टीमें अलग अलग स्थानों पर। इसके अलावा बाकी टीमें आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, पुडुचेरी हो और एक तरह से अंडमान निकोबार के लिए रखी गई हैं और प्री डिप्लॉयमेंट उनका भी हो चुका है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के जहाज है, इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज है, उनको रखा गया। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर स्टैंड बाई पर है, आर्मी को भी स्टैंड बाई पर रखा गया है। खासतौर से रिस्टोरेशन वर्क में काफी जरूरत पड़ती है। हमने देखा था गुजरात में भी, गुजरात और दीव में भी सेना के जवानों ने काफी काम किया था। सड़क साफ करने की बात हो, कम्युनिकेशन लाइन स्टैब्लिश करने की बात हो, तो उसके लिए भी उनका प्री डिप्लॉयमेंट किया गया। इसके अलावा जो अतिरिक्त जनरेटर और हाई पावर जनरेटर्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से उसके लिए व्यवस्था की जा रही है। जो एक तरह से तूफान के बाद की जो स्थिति में तुरंत जिन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, चाहे स्टॉक पाइलिंग के लिए राज्यों को यह भी निर्देश दिया गया है कि खाद्यान्न सामग्री हो, दवा हो, खासतौर से क्योंकि कोविड का समय चल रहा है, तो उसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। तो एक तरह से तमाम एजेंसियों के साथ मिलकर कोऑर्डिनेटेड तरीके से राज्य और केंद्र मिलकर इस पूरी स्थिति का सामना कर सके, उसकी तैयारी है। और पीएम मोदी का निर्देश है कि हर एक जान को बचाने की कोशिश की जाए, वो प्रायोरिटी में होना चाहिए। तो उस लिहाज से ही तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर, आप लगातार इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल और अब बात करेंगे ताज़ा खबर की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड पर मंत्रियों के समूह की 27वीं उच्च स्तरीय बैठक की आज अध्यक्षता की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि देश के 16 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन टीकाकरण अभियान भी तेज गति से जारी है। Right now, 16 states in the country, they currently have a very high positivity rate. They are Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh, West Bengal, Odisha, Rajasthan, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Goa, Manipur, Puducherry, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Sikkim and Lakshadweep. Then just to update you about the vaccination status in the country, till morning today, our latest data informs us that we have already given 19 crore
60,51,962 doses to our countrymen. And even today, we have 1,60,57,858 doses which are still available with the states to vaccinate people at this point of time. And also in the pipeline, when we say in the pipeline, it means that which are likely to be delivered in the next 2-3 days. We have another 21,08,160 doses for the states. और डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि 18 राज्यों में ब्लैक फंगस के 5,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्र सरकार ब्लैक फंगस से निपटने के लिए कई कदम उठा रही है। We know that there has been a recent rise in the number of cases of mucormycosis in many states, and we have taken note of this, and many actions have been taken for advice with the advice of the relevant experts, and we had requested the states to issue notifications to make this disease notifiable, so that the central government also knows in detail the extent of the numbers, and so that the strategies could be about drug availability, etc., could be planned accordingly. So by now 19 states have already issued notifications and made it a notifiable disease under the Epidemics Act. साथ ही उन्होंने कोरोना के उपचार में प्रयोग होने वाली रेमडेसिविर दवा पर कहा कि अब तक राज्यों को रेमडेसिविर की कुल 98,87,000 शीशियां आवंटित कर दी गई है। Update you about the two important things, the remdesivir injections. Till now, we have already through the central government sent 70.61 lakh remdesivir vials to the states, and have already given 45,735 ventilators to the states. सर अब कुछ दूसरी अहम राष्ट्रीय खबरें। और देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण को लेकर भारत बायोटेक ने कहा है कि वो अगले महीने यानी जून से कोविड वैक्सीन यानी कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल शुरू कर सकता है। भारत बायोटेक के बिजनेस डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल एडवोकेसी हेड डॉक्टर रचेस एला ने कहा है कि हम जून महीने से अपने वैक्सीन कोवैक्सीन का बच्चों पर परीक्षण शुरू कर सकते हैं। हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भी 2 से 18 साल के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल करने की मंजूरी दी थी। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कोरोना के 2,22,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,02,544 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 27,20,716 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 4,454 लोगों की मौत हुई है। वहीं मृतकों का कुल आंकड़ा 3,03,720 हो गई है। और देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान भी तेज गति से जारी है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना की 9,42,722 वैक्सीन लगाई गई है, जिसके बाद कुल टीकाकरण का आंकड़ा बढ़कर अब 19,60,51,962 हो गया है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 21,80,00,000 से ज्यादा डोजेज उपलब्ध कराई गई हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी वैक्सीन की 1,90,00,000 से ज्यादा डोज उपलब्ध है। और वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक भारत में कल कोरोना के लिए 19,28,127 सैंपल टेस्ट किए गए। वहीं देश में कल तक कुल 33,05,36,064 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं।
और इस सब के बीच ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस को लेकर जम्मू कश्मीर में एक अधिसूचित बीमारी इसे घोषित कर दिया गया है। इसके बाद अब ये अनिवार्य हो गया है कि सरकारी अधिकारियों को प्रत्येक मामले के बारे में जानकारी रहे और इसके ट्रैकिंग और रोकथाम के लिए उचित कदम उठाए जाएं। लेकिन कोरोना महामारी के बीच दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पुडुचेरी में रविवार को लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया गया, जबकि कई राज्यों में कोविड के कारण पहले से ही मई के अंत तक के लिए पाबंदियां लगी हुई हैं ताकि महामारी की दूसरी लहर के दौरान संक्रमण को रोका जा सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में एक और हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की रविवार को घोषणा करते हुए कहा कि अगर कोविड के मामलों में कमी जारी रहती है तो 31 मई से चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो वहीं राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण के लिए मंत्रिमंडल और विशेषज्ञों की सिफारिश पर राज्य सरकार ने रविवार को राज्य में लॉकडाउन की अवधि में 15 दिनों का विस्तार करते हुए इसे 8 जून तक कर दिया है। सरकार ने कहा है कि जिन जिलों में संक्रमण की स्थिति में काफी सुधार हुआ है वहां 1 जून से व्यावसायिक गतिविधियों की छूट दी जा सकती है। वहीं हरियाणा सरकार ने भी राज्य में लागू लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही पुडुचेरी की सरकार ने भी रविवार को 31 मई तक लॉकडाउन जारी रखने की घोषणा की, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। और वहीं कोविड की दूसरी लहर से निपटने के लिए तमिलनाडु में आज से बिना किसी ढील के 1 सप्ताह का संपूर्ण लॉकडाउन लागू हो गया है। लॉकडाउन के दौरान मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप और दूध की आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। केंद्र और राज्य सरकार के अहम विभागों और बैंकों को सीमित स्टाफ के साथ काम करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा खाद्य सामग्री की डिलीवरी सहित ई-कॉमर्स सेवाओं को कुछ घंटों के दौरान काम करने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही मीडिया और चिकित्सा उपकरणों का निर्माण करने वाली इकाइयों को पिछले लॉकडाउन के मानदंडों के मुताबिक ही काम करने की अनुमति दी गई है। वहीं उत्तराखंड में कोरोना के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए कोरोना कर्फ्यू 1 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानें सुबह 8 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा 28 मई को दुकानें सुबह 8 बजे से 12 बजे तक खुली रहेंगी। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा जिले का दौरा किया। सबसे पहले उन्होंने इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने मंडल के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में लगातार पॉजिटिविटी रेट कम हो रही है और रिकवरी रेट बढ़ी है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद को ऑक्सीजन के लिहाज से आत्मनिर्भर हो सके, इसके लिए सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश 3 लाख से अधिक टेस्ट प्रतिदिन कर रहा है और मुझे आप सबको बताते हुए संतोष की अनुभूति हो रही है कि पिछले 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश में 3,26,000 से अधिक टेस्ट हुए हैं। प्रदेश के अंदर लगातार पॉजिटिविटी कम हो रही है और रिकवरी बढ़ी है। पॉजिटिविटी की स्थिति है कि प्रदेश के अंदर जो एक बार लगभग 17% तक पहुंच चुका था, आज वह घट करके 2 के आसपास आ चुका है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का हर जनपद ऑक्सीजन की दृष्टि से आत्मनिर्भर होगा। हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट होंगे या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होंगे। ये कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ जहां हम लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, कांग्रेस राज्य में आग लगाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ को इसका जवाब देना ही होगा। ये एक साथ लड़ने का वक्त है और कमलनाथ मौतों का जश्न मनाने में व्यस्त है। एक तरफ सरकार जनता के सहयोग से संक्रमण को नियंत्रित करने में लगी है, पीड़ित परिवारों की सेवा में लगी है। हम उनके लिए अनेकों योजनाएं बना रहे हैं, हम उनकी तकलीफें कम करना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस आग लगाने की तैयारी में लगी है। कमलनाथ जी, जवाब देना पड़ेगा। इस समय जब मिलकर साथ लड़ने का मौका था, आप मौत का उत्सव मना रहे हो।
आप काउंटर लगवा रहे हो, आप प्रदेश में अराजकता फैला रहे हो। और अब खबर केरल से है, जहां विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर ने नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ दिलाई गई। केरल विधानसभा का सत्र 14 जून तक जारी रहेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 21 मई को केरल के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ ली थी। कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा 21 मई को नारदा घोटाला मामले के आरोपी टीएमसी के 4 नेताओं को हाउस अरेस्ट करने और मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच ने चारों नेताओं को जमानत देने का मामला 5 जजों की बेंच के पास भेजा था और गिरफ्तार किए गए टीएमसी नेताओं को हाउस अरेस्ट करने के आदेश दिए थे। कलकत्ता हाईकोर्ट की 5 जजों वाली बेंच आज मामले की सुनवाई करेगी, लेकिन सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि इस सुनवाई को टाल दिया जाए। कुछ दूसरी अहम खबरें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के 5 दिवसीय दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। विदेश मंत्रालय से जारी एक बयान के मुताबिक एस जयशंकर 28 मई तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे, जहां वे अमेरिकी कंपनियों के साथ कोविड रोधी टीके की खरीद और बाद में इसके संयुक्त उत्पादन की संभावनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि जयशंकर वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ चर्चा करेंगे। वे अमेरिकी मंत्रिमंडल के सदस्यों और वहां के प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों के बारे में भी चर्चा करेंगे। न्यूयॉर्क में उनके संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात करने की भी संभावना है। बयान के मुताबिक विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान उनका भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक और कोविड महामारी से जुड़े सहयोग को लेकर कारोबारी मंचों से संवाद का भी एक कार्यक्रम है। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। शुरुआत फ्रांस से करें तो फ्रांस में कोरोना के मामलों में कमी दर्ज होने पर पिछले लंबे वक्त से जारी कोरोना प्रतिबंध को अब कम किया जा रहा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पेरिस में लंबे वक्त के बाद रेस्टोरेंट में रौनक नजर आ रही है। लोगों ने साथ बैठकर अनलॉक का जश्न मनाया। फ्रांस में मई की शुरुआत से लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, जिसे जून तक प्रतिबंधों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। और देखिए, ये ऐसा इसलिए मुमकिन हो पाया है फ्रांस में क्योंकि वहाँ के लोगों ने उस कोरोना प्रोटोकॉल का बहुत ही अच्छे तरीके से पालन किया, इसलिए आप ये देख पा रहे हैं। इसलिए हमें भी बहुत अच्छे तरीके से जो भी प्रोटोकॉल है कोरोना का, आपको पालन करने की ज़रूरत है। तभी हम ये भारत में भी अनलॉक की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू करने की बातें राज्य सरकारें या फिर केंद्र सरकार सोच सकती है। लेकिन ब्राज़ील की भी बात की जाए तो ब्राज़ील में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कोरोना के सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने के लिए राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को जुर्माना देना होगा। मरहानो राज्य के गवर्नर ने बताया है कि राज्य के स्वास्थ्य सुरक्षा नियमों का पालन करने में नाकाम रहने के लिए बोल्सोनारो को जुर्माना देना होगा। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बिना सुरक्षा उपायों के होने वाली सभाओं को बढ़ावा देने के लिए बोल्सोनारो के खिलाफ मामला दर्ज किया। कानून सभी पर लागू होता है। डीनो ने जनता को याद दिलाया कि उनके राज्य में 100 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है और फेस मास्क का उपयोग जरूरी है। बोल्सोनारो के कार्यालय के पास अपील करने के लिए 15 दिनों का वक्त है, जिसके बाद जुर्माने की राशि निर्धारित की जाएगी। आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद ब्राज़ील में दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वायरस मौत का आंकड़ा है। ब्राज़ील इस महामारी को रोकने के लिए लगातार संघर्ष भी कर रहा है। इटली की बात की जाए तो उत्तरी इटली में लैक मजोरे में एक केबल कार के गिरने से कम 13 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। स्थायी आपातकालीन सेवाओं के मुताबिक पिडमॉन्ट क्षेत्र के स्ट्रीसा रिजॉर्ट टाउन में यात्रियों को ले जाते वक्त यह हादसा हुआ। बचाव और हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवाओं ने दुर्घटना के बाद काम करना शुरू कर दिया है। और अब खेल जगत की कुछ अहम खबरें।
बात बॉक्सिंग की जाए तो ओलंपिक की तैयारियों में लगे भारतीय मुक्केबाजों के आज से दुबई में शुरू होने वाली एशियाई चैंपियनशिप में छोटे ड्रॉ के कारण 7 पदक पक्के हो गए हैं। महिलाओं में शीर्ष वरीयता प्राप्त 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम, गत चैंपियन पूजा रानी, अनुपमा स्वीटी, लवलीना बोर्गोहेन, लालबुत्साई और मोनिका सेमीफाइनल मुकाबले से अपने अभियान को शुरू करेंगी। भारत के कुल 19 मुक्केबाज इस प्रतियोगिता में अपना कौशल दिखाएंगे। इनमें 9 पुरुष और 10 महिला मुक्केबाज शामिल हैं। और आज से शुरू हो रहे फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता के क्वालिफाइंग मुकाबले में भारत की अंकिता रैना महिला सिंगल्स के पहले राउंड में आज ऑस्ट्रेलिया की अरीना रोदिनोवा से भिड़ेंगी। इससे पहले अरीना ने 2016 में फ्रेंच ओपन के पहले राउंड तक का सफर पूरा किया था, जबकि अंकिता का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। पिछले साल क्वालिफाइंग राउंड के दूसरे दौर में ही उनको हार का सामना करना पड़ा था। रविवार को क्वालिफायर टूर्नामेंट का ड्रॉ हुआ था। फुटबॉल की बात की जाए तो लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में तीसरे स्थान पर रहते हुए चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर लिया है। रविवार की रात खेले गए प्रीमियर लीग के मौजूदा सत्र के अंतिम मुकाबले में लिवरपूल ने क्रिस्टल पैलेस को 2-0 से हराने में सफलता पाई। लिवरपूल के लिए सादियो माने ने 36वें मिनट में फर्मिनो के पास पर पहला गोल किया। वहीं मैच के 74वें मिनट में माने ने सालाह के पास पर अपना और टीम का दूसरा गोल करने में सफलता पाई। एक समय शीर्ष 4 से बाहर चल रही लिवरपूल ने लीग में लगातार 5 मुकाबले जीतकर अंतिम 4 में स्थान बनाने में सफलता पाई है। इस मैच को देखने के लिए लिवरपूल के करीब 10,000 समर्थक मैदान में मौजूद थे। और अब बात आपकी सेहत की, बात योग की। हर रोज योग करने से शरीर स्वस्थ बनता है। नियमित योग क्रियाएं करने से शरीर लचीला और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। स्वस्थ जीवन के लिए योग का बहुत ही विशेष महत्व है। कोविड पैंडेमिक के दौरान लोग काफी समय से घर के अंदर ही हैं। शारीरिक सक्रियता में भी कमी आई है। ऐसे में स्वस्थ रहने के लिए योग का क्या महत्व है, समझते हैं आचार्य प्रतिष्ठा जी से। जब आप पूरा दिन घर से कार्य कर रहे हैं, स्क्रीन के सामने बैठे हैं, एक ही जगह पर बैठ कर के कार्य कर रहे हैं, तो आप हर 20 मिनट आप कार्य कीजिए, उसके लिए मनाही नहीं है क्योंकि काम तो हमें करना पड़ेगा। लेकिन हर 20 मिनट के बाद 30 सेकंड्स का ब्रेक ले लीजिए। और क्या करना है उस 30 सेकंड्स में? 4 चीज़ें हम बता रहे हैं जो आपको करनी है। पहले 20 मिनट के बाद ब्रेक लीजिए, अपनी आंखों को स्क्रीन से हटाइए, दूर देखिए और दूर जितना दूर देख सकते हैं उतना दूर देखिए और इस तरह से आंखों को ब्लिंक कीजिए। ब्लिंक करते जाएं 30 सेकंड्स तक ब्लिंकिंग करना और फिर आंखों को बंद कर देना और फिर दोबारा काम में लग जाना। ऐसा करने से आपकी आंखें रिलैक्स होंगी, ब्रेन रिलैक्स होगा, लुब्रिकेटिंग बनेगा, आंखों में ड्राइनेस और ड्राउजीनेस नहीं होगी। अगले 20 मिनट फिर कार्य कीजिए और अगले 20 मिनट के बाद अपनी गद्दी का मोह छोड़ दीजिए, अपनी चेयर को छोड़िए और अपने चेयर के आसपास ही थोड़ा सा वॉक कीजिए 30 सेकंड्स तक, या घर में कहीं भी जाकर के वॉक कीजिए। बट वॉक करना ये नहीं कि एक जगह से उठ के हम दूसरी जगह जाकर के बैठ जाएं। वॉक कीजिए, वापस आइए, फिर से अपना काम शुरू कर दीजिए। ये हुआ दूसरा काम। तीसरा काम, तीसरे 20 मिनट्स के बाद आप कुर्सी पर बैठ करके या कुर्सी के साइड में खड़े होकर के इस तरह से फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपने हाथों को स्ट्रेच करेंगे, वापस ले आएंगे। 30 सेकंड्स में ऐसा आप 3 बार कर सकते हैं। ऐसा कीजिए और अंतिम 20 मिनट्स फिर काम में लग जाइए और 20 मिनट्स लास्ट जो 20 मिनट्स हैं उनके बाद ब्रेक लीजिए और 30 सेकेंड्स ऑफ फ्री लाफ्टर। फ्री लाफ्टर आपके ब्लड की सर्कुलेशन को बेहतर करता है, आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, सांस लेने की क्षमता को बढ़ाता है, ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ाता है, यानी इतने सारे लाभ हैं। बस हर 20 मिनट्स के बाद एक योगा ब्रेक लीजिए। 20-20 का रूल अपनाइए, आप देखेंगे कि आप घर पर काम करते करते भी स्वस्थ रह सकते हैं। प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में से योग के लिए कुछ समय अवश्य निकालें। निरंतर योग करने से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और बीमारियां भी दूर रहेंगी। तो मिड डे प्राइम के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ ज़रूरी सूचना जो हम हमेशा से आपको देते आए हैं। एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर होने के नाते हमेशा से इस बात को हमेशा कहती रही है, खासकर कोविड के दौरान, कि जब भी आप चाहे आप घर में रहिए या घर से बाहर जाएं, मास्क हमेशा पहनिए,
हमेशा मास्क पहनने से क्या है कि आप तो खुद भी संक्रमण से बच सकते हैं और दूसरों को भी संक्रमित होने से आप बचा सकते हैं। तो मास्क यानी कि कोविड प्रोटोकॉल का आप ज़रूर पालन कीजिए, मास्क पहनिए, घर में रहिए या फिर घर से बाहर जाते वक्त। दूसरी बात कि आप एक रेगुलर इंटरवल पे, एक नियमित अंतराल पे अपने हाथों को अच्छी तरह से धोते रहिए। इससे आप क्या होगा कि आप जब किसी चीज़ को कहीं टच करते हैं, घर से बाहर जाते हैं, जब घर के अंदर आते हैं, तो उससे आपको संक्रमित होने का खतरा रहता है। तो इसलिए आप अपने हाथों को भी एक नियमित अंतराल पर ज़रूर धोते रहिए। और जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि अगर आपको घर से बाहर निकलना ही है तो आप इस बात को ध्यान में रखिए कि आपको एक उचित दूरी बना के रखनी है। जो 2 गज़ की दूरी है वो बना के रखनी है, तभी आप इस कोरोना महामारी से बचकर रह सकते हैं। अगली बात कि अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप योग्य हैं कि आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, तो आप ज़रूर जाइए। जो तरीके हैं, जो नॉर्म्स हैं, उसको फॉलो करते हुए आप ज़रूर जाइए और कोई भी वैक्सीन जो आपके घर के आसपास या जहां भी वैक्सीनेशन सेंटर है, जो भी वैक्सीन आपको मिल रही हो, आप उस वैक्सीन को ज़रूर लगवा लीजिए। इससे आप बचकर रह सकते हैं कोरोना से। और जैसा कि आचार्य प्रतिष्ठा बता रही थी कि अगर आप घर में हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो तमाम फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ आप योगा कर सकते हैं। योगा से मन चित्त शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, आपका शरीर जो है वो लचीला होता है और तमाम जो व्याधियां हैं आपके शरीर के अंदर, जो घर बैठे बैठे आपको हो गया है, वो उससे आप बचकर रह सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का आप ज़रूर से पालन कीजिए और इस महामारी को रोकने से बचाने में आप अपनी भी जो महती योगदान है उसका पालन कीजिए, उसका योगदान दीजिए। तो आज के अंक में, मिड डे प्राइम के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।